सुप्रभात बच्चों, प्रातःकालीन कक्षा में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। बच्चों, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले तुम सूरज की तरह जलना सीखो। आशा है आप इसे समझ रहे होंगे। अर्थात सूरज का उगना हमारे जीवन में एक नया प्रकाश लेकर आता है, नया संदेश लेकर आता है। इतना ही नहीं, सूर्योदय, सूर्य की किरण हर मनुष्य को ऊर्जावान बना देता है। यानी सूरज का उगना जो है ये हमारे जीवन से, सारे संसार से अंधकार का नाश कर देता है और तब ये हर किसी को ऊर्जावान और आनंदित बना देता है। परंतु ये सूरज जो है, इसका चमकना, इसके लिए पहले उसे जलना पड़ता है, तपना पड़ता है। अब कहने का ये आशय आप लोगों ने समझ लिया ना, है ना बच्चों? चलिए, इसी सुविचार के साथ आज हम लोग इस सत्र का प्रारंभ करते हैं। अब तक हम लोगों ने पाठ में से अर्थात प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5 तक के प्रश्नों को अच्छी तरह से विचार किया और उसे गृह कार्य में किया भी। और इसके अलावा पाठ प्रश्न संख्या 6 की पुनरावृत्ति में भी हम लोगों ने कर ली, है ना? इस तरह से हम लोगों ने 1 से 6 तक के प्रश्नों को पिछली कक्षा में कर लिया, है ना? अब उसके बाद पुनः आइए हम लोग बातचीत के लिए ऐसे प्रश्नों पे विचार कर लें, है ना? तो ये बातचीत के लिए जो प्रश्न होता है, ये बातचीत तो आमने सामने होती है, परंतु आज के इस माहौल को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसी तरह से सुचारू रूप से बिना अवरोध के अपने अध्ययन कार्य को जारी रखेंगे। तो ये बातचीत का जो है, हम लोग इस तरह से अपने विचारों को थोड़ा साझा कर लें, फिर डाउट क्लास में या जैसे भी जो भी होगा मिलेंगे तो फिर हम लोग इस पे पुनः विचार कर लेंगे, है ना बच्चों? इसका पहला प्रश्न, अंग्रेजों की क्या योजना थी? योजना का अर्थ समझ रहे हो ना? प्लान, है ना? तो इसकी क्या योजना थी, याद आई ना? अंग्रेजों की योजना थी कि घने जंगलों और पहाड़ों को चीरती हुई एक सड़क बिछाई जाए। ठीक है ना? चलिए, अब प्रश्न संख्या 2, सड़क बनवाने का काम किसे सौंपा गया? याद आई बच्चों? सड़क बनवाने का काम बेस्टियन को सौंपा गया। अब ये तीसरा क्या है? श्री राम राजू ने आदिवासियों को गांधी जी के बारे में क्या बताया? याद आई? श्री राम राजू गांधी जी के जीवन से प्रेरणा, उनके उपदेशों को बताते हुए और आदिवासियों को प्रेरित किया था। क्या बात थी? तो भारत के लोगों को अंग्रेज सरकार का सहयोग नहीं करना चाहिए और उनका काम बंद कर देना चाहिए। अगर कोई अंग्रेज अन्याय करेगा तो हम अन्याय सहने से इनकार कर देंगे। समझ में आई बच्चों? अब ये चौथा जो है, किस इलाके के आदिवासी लोग अन्याय के खिलाफ संघर्ष में कूद पड़े? किस इलाके के थे?
भद्राचलम से पर्वतीपुरम तक पूरे इलाके के आदिवासी लोग अन्याय के खिलाफ संघर्ष में कूद पड़े, है ना। और ये संघर्ष कुछ वर्षों तक चली थी, है ना। चलिए अब ये अंतिम श्री राम राजू की शहादत ने अंग्रेजों को कौन सा पाठ पढ़ा दिया था। शहादत का अर्थ समझ रहे हो बच्चों, क्या होता है? यानी मृत्यु, है ना, कुर्बानी। तो इनकी हत्या हुई थी ना, तो यानी ये श्री राम राजू ने कोई आदिवासियों की हितार्थ रक्षा के लिए अपने जान को कुर्बान किया था, है ना। तो श्री राम राजू की शहादत ने अंग्रेजों को अच्छा खासा पाठ पढ़ा दिया, अर्थात वे समझ गए थे कि आदिवासियों के साथ मनमर्जी नहीं की जा सकती। ठीक है ना। इस तरह से हम लोगों ने बातचीत वाले प्रश्नों पे पूरी तरह से विचार किया। आशा है आप लोग भी मेरे इन विचारों से सहमत होंगे। अब आइए आगे, ये जो है अनुमान और कल्पना, थोड़ा अनुमान और कल्पना वाले प्रश्नों पे भी हम लोग विचार कर लें। और ये हर पाठ में होता भी है। अनुमान और कल्पना से तात्पर्य है कि ये किसी एक की सोच नहीं, हर किसी को एक ही चीज के सोचने का दृष्टिकोण, नजरिया अलग अलग होता है। ऐसी ही बात अभी जैसा कि मैंने पाठ पढ़ाया है, आशा है आप लोग हर विद्यार्थियों के मन में अलग अलग तरह से इसके बारे में कल्पना और अनुमान का प्रश्न उत्तर उठ रहा होगा, है ना। फिर भी हम लोग ये इन प्रश्नों पे विचार कर ले रहे हैं। आपके साथ मैं अपने विचारों को साझा कर रही हूँ, आप लोग ध्यान से इसे सुनिएगा। श्री राम राजू की जगह आप होते तो क्या करते? ये प्रश्न बेटा आप लोगों के स्व विचार पे मैं छोड़ रही हूँ कि आप लोगों के समझ में जैसा आए आप लिखने के लिए इसे स्वतंत्र हैं, ठीक है ना। अब चलिए ये दूसरा, श्री राम राजू अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण न करता तो क्या होता? उन्होंने किया था ना। और दूसरी चीज की ये जान लीजिए कि अनुमान और प्रश्न कल्पना वाले प्रश्न जो दिए रहते हैं वो आप लोगों को ये सकारात्मक चीज को नकारात्मक यानी उल्टी तरह से पूछा जाता है, यही अनुमान और कल्पना होता है। तो उसने आत्मसमर्पण किया है ना। तो अगर वो नहीं करता तो क्या होता? पाठ को पढ़ने के बाद आप लोगों के मन में भी अनेक विचार उठ रहे होंगे। फिर भी जैसा कि मैं अपने कल्पना के अनुसार आप लोगों को बता रही हूँ, क्या था? यदि श्री राम राजू अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण न करता तो अंग्रेज उन आदिवासियों को बुरी तरह प्रताड़ित करते रहते, जैसा कि भूखा मारना पीटना, फसलों को जला देना। इस तरह के अत्याचार से उन्हें मारने का, सताने का कोई असर वे लोग नहीं छोड़ते, है ना। अब आइए ये अंतिम, अगर श्री राम राजू को कचहरी में पेश न किया जाता तो क्या होता? पेश किया गया है ना। तो अगर नहीं किया जाता तो क्या होने की संभावना बनती? अगर श्री राम राजू को कचहरी में पेश किया जाता तो कानून के हिसाब से उसके साथ बर्ताव होता। ऐसा भी संभव था कि उक्त घटना अथवा उसके बयान के बाद उसे अपनी जान बचाने का पूरा अवसर भी मिल जाता, अर्थात उसके प्राण बचने की
संभावना बनती है ना बच्चों। अब हम लोग थोड़ा भाषा की बात वाले प्रश्नों पर भी विचार कर लें। ये क्या है? पाठ में आए दो दो अनुस्वार, अनुनासिक तथा नुक्ता लगे शब्द छांटकर दिए गए स्थान में लिखिए। एक बात बच्चों, ये भाषा की बात में हम लोग व्याकरण का जो कि अभ्यास में करते हैं, है ना, और ये आपको ज्ञान सागर में यहाँ ये भाषा की बात में ये व्याकरण संबंधी चीजों की ही इसमें पुनरावृत्ति रिवीजन है, याद रखिएगा, है ना। तो इसमें क्या है? अनुस्वार, अनुनासिक, नुक्ता, तीनों के बारे में हम लोग अभ्यास में अभी अभी पिछले पाठ में किए हैं, है ना। अनुस्वार ऊपर बिंदी, अनुनासिक जिसको दूसरा नाम चंद्र बिंदु के नाम से जानते हैं, और ये नुक्ता जो कि वर्ण के नीचे लगता है, जनरली ज, फ, उर्दू शब्द, उर्दू वर्णों के नीचे, ओके, उर्दू शब्द के नीचे, है ना, जहाँ ज फ आता है ना। चलिए अब हम लोग ये आप लोगों के ही करने के लिए मैं छोड़ दे रही हूँ। क्या है? पाठ में से आप पाठ को पढ़िएगा, उसमें जो भी दो आपको अनुस्वार, अनुनासिक, नुक्ता का शब्द मिलेगा, ये तीनों को कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब आइए नीचे, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयोग किए गए मोटे काले विराम चिन्हों को पहचानिए तथा उनके नाम लिखिए। पिछले पाठ में किए हैं ना हम लोग अभ्यास में, विराम चिन्हों के बारे में जाने, वाक्य में इसका प्रयोग किए और पहचाने। पुनः यहाँ भी हमें यही करना है। क्या है? तो ये देख लीजिए कि 3 कॉलम में दिया गया है ना। पहले में पंक्ति, दूसरे में चिन्ह, तीसरे में नाम। यानी पंक्ति को पढ़ना है, चिन्ह को इसमें लिखना है, और उसके बाद वो कौन सा चिन्ह है उसके नाम को लिख देना है। इस तरह से यहाँ रिवीजन करना है। अब चलिए ध्यान से सुनिएगा। अभी अभी मैं डाउट क्लास में आप लोगों से पूछूंगी। क, आदिवासियों की हिम्मत जवाब देने लगी। क्या कौन सा चिन्ह है? पूर्ण विराम, है ना। तो यहाँ जाएगा पूर्ण विराम का चिन्ह, यहाँ इसका नाम, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये दूसरा, हुक्म बजाना नौकर का काम है, दोहरा उद्धरण चिन्ह, पूर्ण विराम। एक बात मैं यहाँ आप लोगों को बता रही हूँ जो कि अक्सर गलतियां हमें मिलती है आप लोगों की ओर से। वो क्या? चिन्ह देने के बाद ही हम दोहरा उद्धरण चिन्ह को बंद करते हैं, याद रहेगा ना। तो ये पूर्ण विराम जैसा कि देख रहे हैं, और इसके बाद ये दोहरा उद्धरण चिन्ह से वाक्य को बंद किया गया है। ऐसे ही आप लोग वाक्य में प्रयोग कीजिएगा, समझे ना। चलिए, तो यहाँ हालांकि बॉक्स तो एक है, या तो आप कॉमा दे के लिखिएगा या आप बगल में भी डालने के लिए स्वतंत्र हैं, है ना। यहाँ दोनों का चिन्ह का नाम याद रहेगा, दोहरा उद्धरण चिन्ह, पूर्ण विराम। अब ये तीसरा ग, वह उन्हें सुन सुन कर फूला न समाता। सुन सुन कर के बीच में योजक चिन्ह, अंत में पूर्ण विराम, है ना। तो इस तरह से इसमें भी 2 चिन्ह आए हैं, दोनों चिन्हों को लिखना है, नाम लिखना है, ठीक है ना। अब ये अंतिम
सड़क के निर्माण के लिए मजदूर कहाँ से आएंगे? जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है और ये चिन्ह दिया हुआ है, प्रश्न सूचक चिन्ह। तो यहाँ आप चिन्ह लिखिएगा और यहाँ आप लोग ये क्या लिखिएगा, ये चिन्ह का नाम लिखिएगा, ठीक है ना। तो अब चलिए, इस तरह से हम लोगों ने इस भाषा की बात में ये पहला दूसरा का किया। आप लोग इसे कक्षा कार्य में, वो कॉपी में, बुक में भी कीजिएगा और इसे कॉपी में भी कीजिएगा। अब हम लोग जीवन मूल्य वाले प्रश्नों पे विचार करें, ठीक है ना। ये बहुत ही अहम प्रश्न है, इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा और तब इसमें आप अपनी बातों को भी लिखिएगा। क्या है? पहला, जीवन अनमोल है। इस बात को ध्यान में रखते हुए बताइए कि अपनी भीषण समस्या का समाधान करने के लिए आप क्या करेंगे। भीषण समस्या यानी बहुत बड़ी समस्या, उसके समाधान हेतु आप क्या कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, मेरे समझ से बेटा आप लोग इस वाक्य के यानी उक्त वाक्य में छिपे गूढ़ बात को आप लोग भली भांति समझ रहे होंगे और महसूस भी कर रहे होंगे, है ना। कि इस संदर्भ में मैं दो पंक्तियां आप लोगों को बताना चाह रही हूं। आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा और इसके अर्थ के बारे में बताइएगा। ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुष्य नहीं लाया, उसने अपना सुख अपने भुजबल से है पाया। बात समझ में आ गई? किसकी प्रधानता दी गई है? यानी भाग्य जो है वो विधाता के हाथ में है, ब्रह्मा के हाथ में, लेकिन कर्म के लिए मनुष्य सदैव स्वतंत्र है और उसी के बल पे, भुजबल, उसी के बल पर वो हर चीज प्राप्त करता है। या यूं कहें कि कर्म की प्रधानता दी गई है। जीवन अनमोल है और संघर्ष का ही दूसरा नाम है जीवन। समझ में आया? इस प्रकार से ये पर्यायवाची हैं और एक दूसरे के पूरक भी, है ना। भयंकर से भयंकर और विपरीत स्थिति पर विजय पाने के लिए एक ही रास्ता है। वो क्या है? पूरे आत्मविश्वास के साथ, बाधा विरोधों के साथ जूझ जाना, संघर्ष करना। यानी तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह पे यानी लक्ष्य तक न पहुंच जाओ। क्यों? क्योंकि बच्चों यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, सदा ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो, दृढ़ रहो। मेरी बात याद रहेगी ना? अब ये दूसरा आप लोग इसके बारे में सोचिएगा। तीसरा, ये जो कुछ करने के लिए है ये भी कोई खास नहीं, जिसमें कि बस दूसरे पे आप लोग जानकारी प्राप्त करके रखिएगा। डाउट क्लास में हम लोग इस पे विचार करेंगे, अपने जानकारी देंगे और लेंगे। वो क्या है? हमारे देश में आज भी कई आदिवासी जनजातियां हैं, उनके बारे में पता कीजिए और कक्षा में बताइए, है ना। आप लोग इसके बारे में जानकारी
प्राप्त करके लिख के अपने दिमाग में रखिएगा। हम लोग आपस में इसके बारे में विचार करेंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।